अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो इसमें हमने बेसिक फॉर्म ऑफ वेन ब्रिज पढ़नी है कि इस ऑसिलेटर को हम वेन ब्रिज क्यों कहते हैं, और इसका एक जो इंटीग्रल पार्ट है वो है लीड लैग पार्ट ऑफ द ऑसिलेटर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी एम्पलीफायर को ऑसिलेटर बनाने के लिए उसकी आउटपुट जो है वो फीडबैक करते हैं। तो फीडबैक जो सर्किट होगा उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक तो उसका जो फेज़ डिफरेंस है जो उसने इंट्रोड्यूस करना है वो ज़ीरो हो, और दूसरा उसने कुछ पार्ट जो होता है आउटपुट का वो इनपुट में देना होता है। वो कितना पार्ट है इस सर्किट के लिए वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जब हम फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं तो इसकी जो आउटपुट है वो विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी जो है वेरी करती है। फिर इसके बाद इसकी हम वर्किंग को स्टडी करेंगे, और जो फीडबैक सर्किट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हम फीडबैक फैक्टर भी निकालेंगे, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी भी हम जो है को निकालेंगे, और फाइनली हम उसका जो वोल्टेज गेन है उसको भी निकालेंगे। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा ऑसिलेटर है, जो ब्रिज है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो हमने एफएससी के अंदर पढ़ा हुआ है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 आरसी नेटवर्क्स होते हैं। एक में हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज़ में जोड़ा हुआ है, और दूसरे में हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में जोड़ा हुआ है। तो ये बेसिक फॉर्म है उस फीडबैक नेटवर्क की जो हम अपने एम्पलीफायर के आउटपुट में अटैच करेंगे, जिसके थ्रू हम जो आउटपुट सिग्नल है वो फीडबैक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फीडबैक नेटवर्क है या वेन ब्रिज है उसको एक और फॉर्म के अंदर जो है वो दिखाया गया है। तो इसमें इसके सिर्फ 2 जो आरसी कंपोनेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं, जिसमें आर और सी सीरीज़ में है, और दूसरा जो हिस्सा है इसमें आर और सी जो है वो पैरेलल में है। तो इनकी वजह से हमारा जो लीड और लैग कॉम्बिनेशन पैदा होता है, जिसकी वजह से नेट फेज़ डिफरेंस जो है वो हमारा ज़ीरो रहता है। वो हमने देखना है कि इसमें वो चीज़ कैसे होती है। तो इस जो हम जानते हैं वो ये है कि कैपेसिटर और इंडक्टर में वोल्टेज और करंट लीड और लैग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो करंट और वोल्टेज लीड लैग नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा फेज़ डिफरेंस है वो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में होगा। तो चूँकि हमने इसको अटैच करना है फीडबैक करने के लिए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेन ब्रिज है वो हमारे ऑसिलेटर में एक फीडबैक सर्किट के तौर पर काम करता है। तो चलें अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा लीड नेटवर्क है वो कैसे काम करता है और जो लैग नेटवर्क है वो कैसे काम करता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस आपस में अटैच्ड हैं, लेकिन इसमें जो कैपेसिटर है वो लीड नेटवर्क में पहले आ रहा है और जो रजिस्टर है वो बाद में आ रहा है। तो इसमें हम ये देखना है कि किस तरह जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो और जो वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर है आउटपुट वोल्टेज, उनमें किस तरह जो फेज़ डिफरेंस जो है वो पैदा होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो कैपेसिटर है उसमें जो करंट है वो लीड करती है, इसलिए करंट का हम एरो यहाँ पर बना सकते हैं, और जो वोल्टेज है क्रॉस द कैपेसिटर वो लैग करती है, लिहाजा हम उसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगी जिसमें दोनों का जो फेज़ डिफरेंस है
वो 90 डिग्री होगा। लेकिन जो रजिस्टर होता है उसमें करंट और वोल्टेज में कोई फेज़ नहीं होता, लिहाजा फेज़ डिफरेंस नहीं होता, लिहाजा उनके जो एरोज होंगे वो इन फेज़ होंगे। तो इस तरह ये हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास जो है एक फेज़र डायग्राम बन जाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो आउटपुट जो वोल्टेज हमारी अक्रॉस द रजिस्टर है वो ये है, और जो वोल्टेज हमारी क्रॉस द कैपेसिटर है वो ये है। और इसी तरह जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगी, जो कि वो दोनों का नेट है, वो वोल्टेज जो है वो दोनों के में डिवाइड हो रही है, लिहाजा उनका नेट जो है हम वेक्टर रेजोल्यूशन से रिजल्टेंट वेक्टर की मदद से हम वो निकाल सकते हैं। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस लाइन के क्रॉस है, और जो हमारी वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर है वो इसके क्रॉस, यानी वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर जो कि आउटपुट है वो लीड कर रही है वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर को। और इसमें एक और फेज़ डिफरेंस भी मौजूद है, वो ये है जो मैं ये शो कर रहा हूँ। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज को लीड कर रही है, यानी यहाँ पर एक फेज़ डिफरेंस मौजूद है। यहाँ पर एक फेज़ डिफरेंस जो है मौजूद है, जिसको हमने 5 से रिप्रेजेंट किया है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस दी जो रजिस्टर है वो लीड कर रही है एज़ कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज। तो इस तरह हम उसको जो अपने फेज़र डायग्राम के अंदर जो है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें रजिस्टर पहले आता है और कैपेसिटर जो है वो बाद में आता है। और यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम अक्रॉस दी कैपेसिटर ले रहे हैं, और ये हमारी इनपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज और करंट में वेरिएशन है, फेज़ वेरिएशन है, वो नहीं होती, दोनों जो हैं वो इन फेज़ होते हैं। तो इसलिए क्रॉस द कैपेसिटर क्रॉस द रजिस्टर जो है वो दोनों इन फेज़ होंगे। जबकि अगर हम बात करें कैपेसिटर की फॉर्म में, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो वोल्टेज है वो इस तरफ होगी, और जो करंट होगी वो इस तरफ होगी, यानी कि जो हमारी करंट है वो वोल्टेज को लीड कर रही होती है। और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो आउटपुट वोल्टेज हम अक्रॉस द कैपेसिटर ले रहे हैं, लिहाजा हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो ये होगी। तो अब यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है जो ये वाली है, ये इसका कुछ फेज़ जो है वो ज़्यादा है, ये कुछ फेज़ से लीड कर रही है, और जो हमारी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है वो लैग कर रही है। यानी इस हिस्से में जो इनपुट वोल्टेज है वो लीड कर रही है, और आउटपुट वोल्टेज जो है वो लैग कर रही है। जबकि इस हिस्से में इसका बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो लीड कर रही है, और जो इनपुट वोल्टेज है वो लैग कर रही है। तो इन सिंपल वर्ड्स आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन में पहले कैपेसिटर आ जाए तो वो हमारे पास लीड नेटवर्क होगा, यानी उसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो लीड करेगी। और अगर रजिस्टर कॉम्बिनेशन में पहले आ जाए, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो लैग करेगी। तो यहाँ पर भी लैग नेटवर्क को एक और लिहाज से डिस्कस किया गया है कि जब फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमारी हाई होती हैं तो रिएक्टेंस जो होती है हमारे कैपेसिटर की वो लो होती है, और जब कैपेसिटेंस उसकी जो है वो लो होती है तो एज ए शॉर्ट सर्किट के तौर पर जो बिहेव करेगा। यानी अगर हमारा हाई फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल जो है वो यहाँ से आता है, और इसके लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता हमारे पास ये है और दूसरा रास्ता हमारे पास ये है। तो चूँकि हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो हमारा जो सिग्नल है उसके लिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है एक्स पाई इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ और सी।
तो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा है तो इसकी जो रिएक्टेंस होगी वो कम होगी, लिहाजा जो हमारा सिग्नल होगा वो यहाँ से पास कर जाएगा। तो आउटपुट जो टर्मिनल्स हैं ये वाले और ये वाले, इनके क्रॉस जो है हमें भी आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है देयर इज़ नो आउटपुट सिग्नल एट हायर फ्रीक्वेंसीज, तो लिहाजा हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो जब हम लोअर फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे जाहिर है कि इसकी जो रिएक्टेंस होगी वो कुछ ना कुछ होगी। इस वजह से हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा इधर से पास नहीं करेगा। इसकी रिएक्टेंस बढ़ने की वजह से लोअर फ्रीक्वेंसी पे कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर भी सिग्नल जो मिल जाएगा। तो इसलिए इसको एक और नाम दिया गया है जिसको हम नाम देते हैं लो पास फिल्टर, क्योंकि ये लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हमें आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को, जिसमें रजिस्टर पहले आता है कैपेसिटर बाद में आता है, लैग नेटवर्क कहते हैं। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहें तो इसको हम लो पास फिल्टर का नाम भी देते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि इसमें जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है इट लैग्स बिहाइंड द इनपुट वोल्टेज। तो अब हम बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जिसको हमने लीड नेटवर्क कहा था, और इसमें कैपेसिटर जो है वो पहले आता है, रजिस्टर जो है बाद में आता है। तो इसमें जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लोअर होगी, तो लोअर फ्रीक्वेंसी की वजह से इसकी जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी पे चूँकि हमारी इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, तो आइडियली इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा होगी। तो इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। तो जब ये ओपन सर्किट के ऊपर बिहेव करेगा तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़नी शुरू होगी तो हमें इसकी रिएक्टेंस भी कम होना शुरू हो जाएगी और हमें यहाँ पे जो सिग्नल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे हमें हाई फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर सिग्नल मिलता है, इसलिए हम इसको हाई पास फिल्टर कहते हैं। और जैसे कि प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो लीड करती है इनपुट वोल्टेज को। तो अब उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने की है, जो हमारी बुक के अंदर फॉर्म दी गई है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये देखें कि ये हमारे पास जो है वो दोनों रजिस्टर और कैपेसिटर्स हैं सीरीज़ में, और इसमें जो दोनों हैं वो पैरेलल में हैं। तो बुक पे ये कहा गया है कि जो हमारा R1 और C1 है ये लैग पोर्शन ऑफ द सर्किट बनाते हैं, जबकि R2 और C2 जो है वो लीड पोर्शन बनाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए जो मैंने पहले बताया था कि अगर रजिस्टर पहले आए तो फिर क्या होता है, और अगर कैपेसिटर पहले आए तो फिर क्या होता है। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से देखें, लोअर फ्रीक्वेंसी पे देखें, तो एट लोअर फ्रीक्वेंसीज दो सीरीज़ जो कैपेसिटर है C2, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है। तो इसकी वजह से ये एज ए हमारे पास जो है वो ओपन सर्किट बिहेव करेगा और आउटपुट हमें जो है वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर रजिस्टर जो है वो हमारे पास पहले आ रहा है और कैपेसिटर जो C1 है ये बाद में आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास जब रेजिस्टेंस हमारे पास पहले आता है, हमारे पास कैपेसिटर जो उसका रेलेवेंट है बाद में आता है, तो मैंने पढ़ा था कि उसको हम लैग पोर्शन का नाम देते हैं, यानी जिसमें आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट को लैग करती है। तो अब अगर हम दूसरे की बात करें एट हायर फ्रीक्वेंसीज़, तो एट हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारे पास ये सर्किट, ये कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट हो जाएगा, ये वाला जो है। तो हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर द रिएक्टेंस और द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 जो है ये भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा सिग्नल जो है वो पास हो जाएगा इधर से। तो अब इसमें अगर हम देखें तो C2 और R2 जो है ये हमारे पास बाद में आएंगे, क्योंकि C2 पहले आ रहा है और R2 जो है वो बाद में आ रहा है, लिहाजा ये हमारे पास जो है वो एज ए लीड पोर्शन के तौर पर जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फिर दो एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती हैं, जिसमें C2 जो हमारे पास जो है वो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओपन होता है और हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो नहीं मिलती,
एट लोअर फ्रिक्वेंसीज। और दूसरी जो हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशन है वो ये है कि C1 जो है वो शॉर्ट हो जाता है और हमें आउटपुट नहीं मिलती, और ऐसा जो था वो हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर होता है। यानी दो कंडीशंस हैं जिनके ऊपर हमें नो आउटपुट वोल्टेज मिलती है, यानी एक लोअर फ्रिक्वेंसी के ऊपर और दूसरी हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो इसका मतलब फिर ये है कि लोअर और हाई फ्रिक्वेंसी के दरमियान कोई फ्रिक्वेंसी ऐसी होगी जिसके ऊपर हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगी। तो अगर हम इसको ग्राफ के लिहाज से देखते हैं तो ग्राफ में नज़र आ रहा है कि लोअर फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर भी हमारी आउटपुट वोल्टेज जो वो ज़ीरो है, और जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर भी वोल्टेज है वो ज़ीरो है। और रीज़न उसकी वही है कि एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारा एक कैपेसिटर शॉर्ट होता है और दूसरा जो है वो ओपन हो जाता है। और इसमें अगर नीचे वाले डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमें उसकी जो फेज़ है वो बताई हुई है कि एक में लोअर फ्रिक्वेंसी के ऊपर फेज़ हमारी लीड कर रही है आउटपुट की, और हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो हमारी फेज़ है वो लैग कर रही है। लेकिन ये जो ख़ास फ्रिक्वेंसी है जिसको हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जहाँ पर हमारी वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे जो नेट जो फेज़ में चेंज है वो ज़ीरो हो जाती है। लिहाजा हमारा जो सर्किट है वो ज़ीरो फेज़ डिफरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, और इसके ऊपर जो हमारी रेजिस्टेंस है वो R के बराबर हो जाती है। और जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो हमें सिग्नल है मैक्सिमम मिलता है उसको हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं। तो अब हम जरा इसकी वर्किंग के ऊपर आते हैं। तो अगर हम ज़रा गौर करें तो हमें नज़र आएगा कि हमने यहाँ पे दो तरह के फीडबैक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। यानी ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, और इस आउटपुट सिग्नल से हम फीडबैक दे रहे हैं थ्रू दी वेन ब्रिज। एक हिस्सा ये है, और जो दूसरा है वो हमारे पास यहाँ से थ्रू कैपेसिटर और सीरीज़ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन जो वो आ रहा है। यानी एक हम दे रहे हैं इन्वर्टिंग पे और एक हम दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग पे। जो इन्वर्टिंग पे हम दे रहे हैं वो पोटेंशियल डिवाइडर की वजह से है, R1 और R2 इसके थ्रू हम दे रहे हैं। और जो हम नॉन इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं वो जो RC कॉम्बिनेशन है उसकी मदद से हम उसको दे रहे हैं। तो इनका फंक्शन क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो इनिशियली क्या होता है कि व्हेन द सर्किट इज़ टर्न्ड ऑन, जैसे हम इसको ऑन करते हैं मैंने देखा है कि इसकी कोई इनपुट नहीं होती, बस इसके अंदर थर्मल नॉइज़ होती है, वही बार बार एम्पलीफाई होकर हमारा सर्किट जो है वो ऑसिलेटर बन जाता है। तो इनिशियली हमने इसको मोर पॉजिटिव फीडबैक जो है वो दी होती है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव फीडबैक। तो जब ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल होती है तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हमारा वोल्टेज गेन बढ़ रहा होता है तो फिर हम जो पोटेंशियल डिवाइडर है इसकी मदद से जो नेगेटिव फीडबैक है उसको ज़्यादा कर देते हैं, ताकि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो सस्टेन्ड रहे ख़ास लेवल पे, और उसमें मज़ीद इजाफा जो है वो ना हो। और चूँकि हमने ये पढ़ा था कि हमारा ये जो RC फीडबैक नेटवर्क है ये एज ए फीडबैक जो वो काम करता है, हमारी आउटपुट को जो है फीडबैक करता है इनपुट में। तो अब हमने इसका जो बीटा फैक्टर है वो कैलकुलेट करना है, ये कितनी आउटपुट पार्ट जो है वो इनपुट में प्रोवाइड करता है। तो बहुत सिंपल सा है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास R1 और C2 जो हैं ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब चूँकि इनका जो बिहेवियर होता है वो सिग्नल्स के लिए डिफरेंट होता है, इसलिए हम इनकी नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनकी जो है वो इम्पिडेंस निकालेंगे। तो ये हमारे रेजिस्टेंस R1 की रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस, तो ये उसका जो है R1 की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की वो इसमें शामिल की है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जहन में आ सकता है वो ये है कि यहाँ पे हमने J क्यों लिखा है। तो ये आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी हम दो ऐसी क्वांटिटीज़ की बात करते हैं जिनमें फेज़ डिफरेंस मौजूद हो तो उनका जो बिहेवियर है मैथमेटिकली कम्प्लेक्स नंबर जैसा हो जाता है। अब चूँकि जो हमारा R1 है और जो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है इनका बिहेवियर अल्टरनेटिंग सिग्नल्स के लिए एक जैसा नहीं होता, जो फेज़ डिफरेंस पाया जाता है, तो उस फेज़ डिफरेंस को शो करने के लिए हम जो कम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आयोटा जो है वो हम लगाएंगे।
तो आयोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम जे इस्तेमाल कर रहे हैं चूँकि मोस्टली जो है वो लिटरेचर के अंदर जे इस्तेमाल किया हुआ है। आयोटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अब जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड जो हमारे पास हिस्सा है उसमें जो C1 है और R2 है ये पैरेलल में है, लिहाजा इनकी नेट इम्पीडेंस निकालने के लिए हम पैरेलल वाला जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने उनको सिंपली एडअप कर लिया है, फिर उनको एडअप करने के बाद उनका रेसिप्रोकल ले लिया है और आफ्टर सम कैलकुलेशन ये वाला फैक्टर जो है वो जब हम एलसीएम लेंगे तो इस वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब अगर हम इनपुट वोल्टेज की वजह से करंट देखना चाहते हैं तो हम ज़रा इस्तेमाल करेंगे V इक्वल्स टू आई आर। तो इसमें अगर हमने करंट निकालनी है तो I इक्वल्स टू V ओवर जो टोटल हमारे पास जो रेजिस्टेंस है यानी जो इम्पिडेंस है वो हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे जो टोटल इम्पिडेंस है वो Z1 और Z2 है। तो अब अगर हम देखना चाहें कि जो Z2 वाला पार्ट है उसमें कितनी है, उसकी अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी जो करंट है हमारे सर्किट की टोटल करंट और जो उस पार्ट की इम्पिडेंस है उसको हम सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास Z2 जो कॉम्बिनेशन है उसमें से जो करंट पास कर रही है जिसको हमने यहाँ पर VF से डेजिग्नेट किया है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास करंट थी और ये हमारे पास जो VF फीडबैक वोल्टेज है जो कि हम Z2 कॉम्बिनेशन से इसको फीडबैक कर रहे हैं अपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में वो है, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमने भी निकाली पीछे तो वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब चूँकि हमारा जो फार्मूला होता है जैसे हम प्रीवियसली ऑसिलेटर के लेक्चर में देख चुके हैं कि वो हमारे पास VF इक्वल्स टू बीटा V नॉट है, और ये बीटा जो है ये हमारा फीडबैक फैक्टर होता है, और जो VF है ये हमारे फीडबैक सर्किट की आउटपुट वोल्टेज होती है, और V नॉट जो है ये वो वोल्टेज है जो हमारे एम्पलीफायर की तो आउटपुट होती है लेकिन जो हमारा फीडबैक सर्किट है उसकी इनपुट होती है। यानी यहाँ पे जो हमारी V आउटपुट है वो हमारे इनपुट जो फीडबैक सर्किट है उसके लिए इनपुट के तौर पर जो है वो काम करती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर V नॉट को VIN से जो है वो रिप्लेस किया, और फिर हमने VF और जो VN है उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। VN विल बी कैंसल्ड आउट और हमारे पास जो बीटा फैक्टर है उसकी वैल्यू आ जाएगी Z2 ओवर Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पे जस्ट उनकी हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, ये Z1 की वैल्यू हो जाएगी Z1 प्लस ये Z1 की वैल्यू, ये Z1 प्लस Z2 हो गया। फिर नीचे वाले टर्म्स का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये वाली टर्म जो है इसके साथ कैंसिल होगी, हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। और फिर जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट है। तो अब इसमें जो जे स्क्वायर आ रहा है क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो वैल्यू होती है वो -1 अंडर रूट होती है, तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो है वो -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वो हमने यहाँ पर जो है वो पुट कर दी है। तो अब हमने रीअरेंज करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स थे वो ले लिए और हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है वो ये आ जाती है। अब चूँकि ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर आ गया जो डिनोमिनेटर में है, और हमें पता है कि जब कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो अब हम जो है उसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि जो जे है उसके हम साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें हमने जो जे स्क्वायर है उसकी वैल्यू इधर भी और उसकी वैल्यू इधर भी हमने -1 पुट कर देनी है, जिसकी वजह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो इधर भी प्लस आ जाएगा और इधर भी प्लस जो है वो आ जाएगा।
अब क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फीडबैक सर्किट होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो ज़ीरो फेज़ डिफरेंस जो पैदा करे। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि ज़ीरो फेज़ डिफरेंस पैदा करे तो उसका जो फेज़ डिफरेंस वाला हिस्सा है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी ये वाला जो पार्ट है हमारे इक्वेशन का इट मस्ट बी ज़ीरो। लेकिन इसमें हमें ये पता है कि जो हमारा ओमेगा है ये तो हमारा अल्टरनेटिंग जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सिग्नल जो हमारा है वो तो एसी है, लिहाजा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। लिहाजा ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी ज़ीरो। तो ये फिर हम उनको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इसके बाद जब हम ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाती है ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी। तो अब चूँकि हम चाहते हैं कि जितना फेज़ है लीड का उतना ही फेज़ हो लैग का ताकि कैंसिल कर दें, लिहाजा हम उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल ले लेते हैं जितने भी कॉम्बिनेशन में लगाए हुए हैं। तो इसलिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाती है वो ये आ जाती है, और इसको हम उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ये हमारे सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेरिंग द वैल्यूज़ ऑफ आर एंड सी। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो हमने जो हमारा फीडबैक सर्किट है उसका बीटा फैक्टर निकालना है कि वो कितना आउटपुट का पार्ट जो है वो इनपुट में प्रोवाइड करेगा। तो उसकी जो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए कि उसका जो फेज़ डिफरेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए, हम जो कम्प्लेक्स पार्ट है उसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे पास इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो ये आ जाता है। फिर हमने कहा था कि रेजोनेंस के ऊपर जो तमाम पार्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ हम निकल कर देंगे, यानी C1 विल बी इक्वल टू C2 और इनकी जगह हम C पुट कर देते हैं। इसी तरह हमने कहा कि जो R1 है इक्वल्स टू R2 और इसको हम R कह देते हैं। तो ये हमारे पास जो बीटा की फिर वैल्यू आ जाती है वो 1/3 आ जाती है। इसका मतलब ये होगा कि ये आउटपुट का जो 1/3 पार्ट है वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो अभी हमने ये देखा है कि जो हमारा फीडबैक नेटवर्क है वो हमें उसकी वैल्यू 1/3 है, यानी आउटपुट का 1/3 हम प्रोवाइड करता है। और हमारी जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि जो एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है, जो बीटा फैक्टर है फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन, उसकी वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए। लिहाजा हमारा जो एम्पलीफायर है उसका जो क्लोज लूप गेन है इट मस्ट बी 3 ताकि ये मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाए। तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टॉपिक्स में ये पढ़ा था कि जो क्लोज लूप गेन होता है वो टेनुएशन फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है। तो वहाँ पे हमने B को टेनुएशन फैक्टर कहा था, और B की जो हमने वैल्यू निकाली थी वहाँ पे वो थी R2/R1 प्लस R2। तो यहाँ जो उसका रेसिप्रोकल है लिहाजा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम ये वैल्यू हासिल करना चाहते हैं तो उसी वक्त में पॉसिबल है अगर हम 3 वैल्यू हासिल करना चाहते हैं जब हम R1 और R2 में ये रेशो रखेंगे। तो जब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास जो क्लोज लूप गेन है वो 3 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब जो पोटेंशियल डिवाइडर में रजिस्टेंसेज हैं R1 और R2, जब उनके अंदर ये रेशो मौजूद होगी तो फिर जो वोल्टेज गेन है वो हमारा 3 होगा, और जो फीडबैक नेटवर्क है वेन ब्रिज का वो 1/3 है। तो दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा जो आंसर होगा 1 आ जाएगा, और हमारा जो एम्पलीफायर है वो हमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ जो आउटपुट सिग्नल है वो हमें प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ उसको जो है वो समराइज़ किया गया है कि ये हमारे पास शुरू में जब हम बात करते हैं तो जो क्लोज लूप गेन है उसको ग्रेटर देन 3 हम रखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए सिग्नल को इन्हांस करना, लिहाजा हमारी पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जब अगर हम उसको इस लेवल के ऊपर मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, क्लोज लूप गेन को कम करेंगे और 3 पर लेके आएंगे। तो इस पॉइंट पे आके जो नेगेटिव फीडबैक है हम उसको देना शुरू कर देंगे, उसको बढ़ाएंगे और इतना करेंगे ताकि हमारी जो क्लोज लूप गेन है वो 3 हो जाए और हमें जो ऑसिलेशन हैं वो सस्टेन मिलना जो है वो
शुरू हो जाए। शुक्रिया।